हेलो दोस्तों, आज मैं शुरू करूंगा कोशिका। आज देखेंगे कोशिका। कोशिका में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले कोशिका का बायोलॉजिकल नाम होता है साइटो। बायोलॉजिकल नाम साइटो होता है, इसलिए बायोलॉजी के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। और ये जो है कोशिका, आप इसको देखना है। कोशिका कोशिका का खोज किसने किया? कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। लेकिन ये जो कोशिका का खोज किया था, ये मृत कोशिका का खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था। और जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? जीवित कोशिका की खोज जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने किया था। ये सब याद करने की चीजें हैं जो याद करना होगा। जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने किया था। लेकिन यही पूछेगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत पूछेगा। इसमें 3 क्वेश्चन। खोज किसने किया? सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, जो कि मृत कोशिका था। फिर दूसरा, जीवित कोशिका की खोज किया, जो ल्यूवेनहॉक ने किया था। अब एक वैज्ञानिक और आए जिन्होंने सिद्धांत दिए। तो सिद्धांत दिए, इसमें 2 वैज्ञानिक थे, एक स्लाइडे, एक स्वान। एवं स्वान पूछता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिए थे? तो स्लाइडे एवं स्वान ने। इतना चीज कोशिका के बारे में ध्यान रखना है। अब इसको मिटाते हैं, फिर आगे बताएंगे कि आगे क्या है। अब देखिए, अब क्वेश्चन इसमें आता है कि सबसे छोटी कोशिका, पूरे ब्रह्मांड में सबसे छोटी कोशिका क्या कौन है? और एक क्वेश्चन आता है सबसे बड़ी कोशिका कौन है? फिर एक क्वेश्चन आता है सबसे लंबी कोशिका कौन है? सब अंतर है, छोटी, बड़ी और लंबी सब अलग अलग है। अब देखो, देखना क्या है। सबसे पहले पढ़ते हैं सबसे छोटी कोशिका कौन है, सबसे बड़ी कोशिका कौन है। तो सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में पाया जाता है। शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका पाया जाता है। अब हमें पढ़ना है कि मानव शरीर में सबसे छोटा कोशिका कौन है, मानव शरीर में सबसे बड़ा कोशिका कौन है, और मानव शरीर में सबसे लंबा कोशिका कौन है। तब आ जाओ मानव शरीर की बात। मानव शरीर, देखो मानव शरीर में क्या क्या। मानव शरीर में अब क्वेश्चन बनता है मानव शरीर से कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन है? मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका होती है, वो मेल का स्पर्म होता है। वो मेल का स्पर्म होता है। मेल स्पर्म। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो होती है, वो मेल स्पर्म होता। और सबसे बड़ी कोशिका वही फीमेल वाला जो अंडाणु होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका फीमेल अंडाणु, वैसे भी फीमेल में ही पाया जाता है, इसलिए मादा अंडाणु लिख सकते हैं या अंडाणु भी लिख सकते हैं।
सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। अब इसी में क्वेश्चन आएगा सबसे लंबी, बड़ी और लंबी में अंतर है, बड़ी मतलब बड़ी और लंबी मतलब लंबाई अधिक होना चाहिए। तो सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका में आएगा न्यूरॉन, न्यूरॉन, जो मस्तिष्क में ये कोशिका पाई जाती है। और ये कोशिका में क्या है ना, इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, यानी सेल डिवीजन नहीं होता है, कोशिका विभाजन जो है, कोशिका विभाजन नहीं होता। ये जो है सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। एक क्वेश्चन और इसमें पढ़ना है जिसमें बहुत अधिक कोशिका विभाजन होता है, वो है लीवर, सर्वाधिक कोशिका विभाजन। जो लीवर में होता है, लीवर में इतना अधिक कोशिका विभाजन होता है कि अगर लीवर में कोई चाकू भी भोंक दे ना, तो 21 दिनों के लगभग वो अपने आप को रिकवर कर लेता है, वो अपने आप को ठीक कर लेता है। चलो इतना स्क्रीनशॉट ले ले और फिर मैं आगे बताता हूँ। इसको मिटा देता हूँ, अगला स्लाइड देखो। अब क्या है, कोशिका। अब इतना बताया कोशिका के जानकारी के बारे में जो मैंने बता दिया। अब बताना है कि कोशिका में पाया क्या क्या जाता है, कोशिका क्या है, कोशिका के अंदर क्या क्या चीज है। बताया जाता है कि कोशिका जो है शरीर की सबसे छोटी इकाई है। जैसे एक घर की सबसे छोटी इकाई ईंट होता है, एक एक ईंट जोड़ जोड़ करके पूरा मकान तैयार किया जाता है, घर तैयार किया जाता है। उसी प्रकार से एक एक कोशिका को जोड़ करके पूरा शरीर तैयार किया जाता है। तो कहा जाता है कि कोशिका जो है, कोशिका सबसे छोटी इकाई है। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। लेकिन और हम पढ़ेंगे कोशिका के अंदर कि और कोशिका के अंदर भी क्या क्या पाया जाता है। कोशिका देखेंगे, कोशिका, कोशिका, बहुत सारे कोशिका जुड़ने के बाद ये उत्तक का निर्माण करता है, उत्तक। और बहुत सारे उत्तक मिलने के बाद ये अंग का निर्माण करता है, बहुत सारे अंग मिलने के बाद ये शरीर का निर्माण करता है। ये चीज ध्यान रखना, अब पढ़ेंगे। कहा जाता है कोशिका सबसे छोटी इकाई है, लेकिन कोशिका के अंदर भी बहुत सारे छोटे 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 इकाइयां पाई जाती है। लेकिन मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई पूछा जाएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो कोशिका है। अब पढ़ेंगे कोशिका के बारे में कि कोशिका में और क्या क्या पाया जाता है। पहला लिखो, नंबर 1, कोशिका में सबसे पहले कोशिका का जो बाहरी आवरण है वो पढ़ेंगे। कोशिका का बाहरी आवरण है, ये देख लो, मान लो कि ये कोशिका है, ये जो बाहरी आवरण है, ये बाहरी आवरण, ये कोशिका झिल्ली होता है। इसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब ये कोशिका झिल्ली जो होता है, ये पादप में भी और जंतुओं में कुछ कुछ बात बताएंगे। जो पादप की कोशिका अलग होती है और जंतु का कोशिका अलग होती है। तो ये जो कोशिका झिल्ली है ये दोनों में पाया जाता है, पादप में भी और जंतु में भी। एक तरह से ये समझ लो कि ये क्या है ना, ये एक थैला समझ लो कि ये कोशिका झिल्ली जो थैला का बाहरी आवरण है। अब इस थैला के अंदर बहुत सारा चीज आ सकता है, आलू, टमाटर, प्याज, लहसुन, जो भी चीज इसमें। उसी प्रकार से ये कोशिका का जो झिल्ली है ना, ये बाहरी आवरण एक तरह से थैला ये बना हुआ। अब इसके अंदर जो जो पाया जाता है वो मैं आगे बताऊंगा। अब इसके अंदर देखो क्या क्या पाया जाता है। और अगर ये झिल्ली, जो ये झिल्ली है, ये पादप, यहाँ लिख लो, पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहता है। ये जो झिल्ली है इसके अंदर ही कोशिका का सारा अंग रहता है। अब दूसरा देखो
कि क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति। ये सिर्फ ना पादप में पाया जाता है, सिर्फ पादप। आप समझो कि कोशिका भित्ति क्या है, यहाँ समझ ले कोशिका भित्ति क्या है। जैसे एक पॉलीथीन, अगर उसमें थोड़ा बहुत सामान लिया, अगर सामान अधिक लिया, आलू प्याज टमाटर 5 किलो 10 किलो, तो ये क्या है ना, ये फटने का डर रहता है, इसलिए इस पर एक और लेयर चढ़ा दिया जाता है, इसलिए इस पर एक और लेयर चढ़ा दिया जाता है। समझो ये जो लेयर चढ़ा हुआ है यही कोशिका भित्ति होता है। और ये सिर्फ पेड़ पौधों में पाया जाता है, क्योंकि पेड़ पौधे की कोशिका के अंदर जो भी इंटरनल सब बड़ी बड़ी होती है इसमें, इसलिए इसमें एक और लेयर होता है जो कोशिका भित्ति कहा जाता है। और ये बना होता है क्या, सेलुलोज का, सेलुलोज का। ध्यान रखना, कागज को, ये जो पेड़ पौधे से जो बने हुए जितने भी सामान है, पेड़ पौधे से बने जितने भी सामान है, सब में सेलुलोज पाया जाता है। जैसे कागज, वो भी वृक्ष से बनता है, उसमें भी सेलुलोज पाया जाता है। तो सेलुलोज कहाँ पाया जाता है, कोशिका भित्ति में। अब तीसरा पढ़ना है, तीसरा पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है, तो लिखना है अल्टमाइन ने किया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमाइन ने किया। माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर पाया जाता है। अब ध्यान रखना कि इसके अंदर कौन कौन पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गिरी भी कहा जाता है, इसको ऊर्जा गिरी कहा जाता है। ऊर्जा गिरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें ना माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र होता है, क्रेब्स चक्र, जिसमें से 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। और ये ऊर्जा को ना अपने पास स्टोर करके रखता है। सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है वो ऊर्जा को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। अब इतना देख लेते हैं, इसमें क्या है, क्रेब्स चक्र होता है, यानी क्रेब्स चक्र में शोषण भी होता है, शोषण के बाद ही जो ऊर्जा में रूपांतरित होता है, श्वसन। तो शोषण कहाँ होता है, क्वेश्चन आएगा कि शोषण कहाँ होता है, तो शोषण भी कहाँ होता है, शोषण भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बताऊंगा। अब आते हैं चौथा इसमें क्या पाया जाता है, वो पिछले मैंने लिखा नहीं, उसमें क्या क्या पाया गया पीछे। पहला जो था कोशिका झिल्ली, दूसरा था कोशिका भित्ति, और तीसरा था माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो चौथा क्या, चौथा इसमें है गोल्जी बॉडी, जिसे जी लिखेंगे, क्या है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। चौथा जो है ये गोल्जी बॉडी है। ये गोल्जी बॉडी का काम क्या है, जो ध्यान से दो। मान लो कि हमारे शरीर में कोई ऊर्जा बन रहा है और हमें हाथ से काम करना है, लेकिन ऊर्जा तो जो कोशिका में बन रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो पूरे शरीर में है। लेकिन अगर हम कहीं कांटी ठोक रहे तो हम यूज कर रहे हैं हाथ को, और हमें ऊर्जा सारे शरीर में बन रहा है, और हमें ऊर्जा चाहिए सिर्फ हाथ में। तो सब पूरे शरीर का ऊर्जा यहाँ से ढो करके जो हाथ में लाने का काज करता है, ये गोल्जी बॉडी। ये सब जगह ऊर्जा, जहाँ ऊर्जा का जरूरत पड़ता है, मानिए हम बोल रहे हैं, हमें ऊर्जा का जरूरत मुंह में है, और हमारा ऊर्जा तो पूरे शरीर में बन रहा है, तो हमें ये गोल्जी बॉडी जो है अन्य अंग से, अन्य कोशिका से ऊर्जा ढो करके
ये जहाँ जरूरत पड़ता है वहां दिया करता है। जैसे कोई धावक है, उसे ऊर्जा का जरूरत पैर में, बन तो पूरे शरीर में ऊर्जा रहा है। तो ये गोल्जी बॉडी का काम क्या है कि अन्य जगहों से ऊर्जा खींच करके पैर में देना, ताकि धावक को अच्छे से धाव सके। समझ में आ गया? गोल्जी बॉडी का काम क्या है? ऊर्जा का परिवहन, ऊर्जा का परिवहन, बस ये गोल्जी बॉडी का काम है, ऊर्जा का परिवहन। ये भी सेल के अंदर रहता है। अब चौथा देखते हैं, चौथा क्या है? चौथा तो हो गया, पांचवा क्या है? गोल्जी बॉडी समझ में आ गया। पांचवा है राजधानी, जिसे वोकल्स कहा जाता है, फैकुल्स। राजधानी देखो, राजधानी। चौथा जो है वो रसधानी, रसधानी इंग्लिश में वोकल्स कहा जाता है। इसमें 65% पानी पाया जाता है। इसमें 65% पानी जाता है। अगर 100 किलो का कोई व्यक्ति है तो 65 किलो उसमें पानी ही पानी, और ये वैक्यूल्स में, सिर्फ वैक्यूल्स में। अगर कोई व्यक्ति 100 केजी का है तो उसका वैक्यूल्स में 65% यानी 65 केजी पानी। तो ये पानी हर कोशिका में समाया हो रहा था। कोई जरूर 65 केजी पानी पेट में नहीं रखता है, बल्कि पूरे कोशिका में समाया रहता है वैक्यूल्स। ये पादप में और बड़ा हो जाता है। ये पादप में वैक्यूल्स बहुत बड़ा होता है। जंतु में थोड़ा छोटा होता है, लेकिन पादप वाला जो वैक्यूल्स होता है बहुत बड़ा होता है, क्योंकि पादप बहुत ज़्यादा पानी को स्टोर करके रखता है। तो इसमें लिख लो, पादप का रसधानी जंतु के अपेक्षा बड़ी होती है। ये हो गया। अब आते हैं छठा पॉइंट। छठा पॉइंट क्या है? तो देखो छठा पॉइंट क्या है। छठा पॉइंट है तारक काय। तारक काय, जिसे हम इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहते हैं। अब देखो कितना चीज आ गया इस कोशिका के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, गोल्जी बॉडी आ गया, वैक्यूल्स आ गया, सेंट्रोसोम आ गया। तो सेंट्रोसोम का काम क्या है पता? कोशिका का विभाजन करना। अभी हम पिछले स्लॉट में पढ़ाए थे कोशिका विभाजन, जो कि मानव मस्तिष्क न्यूरॉन में बिल्कुल भी नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन जो होता है वो लीवर में होता है। तो यही तारक काय का काम है, कोशिका विभाजन करना। इसका कार्य क्या है ना, कोशिका विभाजन करना। इसका कार्य है कोशिका विभाजन करना। तो देखो तारक काय कोशिका, अब यहाँ लिख भी लो नीचे, सर्वाधिक कोशिका विभाजन। फिर से लिखा देते हैं, सर्वाधिक, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, सर्वाधिक कोशिका विभाजन जो होता है मानव में लीवर में होता है। और बिल्कुल भी नहीं होता है, कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। कोशिका विभाजन नहीं होता है किसमें? न्यूरॉन में। न्यूरॉन में ध्यान रखना इस बात को। सर्वाधिक कोशिका विभाजन लीवर में होता है और कोशिका विभाजन नहीं होता है न्यूरॉन में। यही कोशिका विभाजन अगर अत्यधिक मात्रा में हो जाए, सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है? सेल डिवीजन का मतलब होता है एक कोशिका बढ़ करके दो कोशिका में बढ़ जाना और दो नई कोशिका तैयार करना। यानी एक कोशिका एक और नई कोशिका तैयार करता है, सेल डिवीजन कहते हैं। तो सेल डिवीजन में धीरे धीरे कोशिका बढ़ता है। यही सेल डिवीजन अत्यधिक मात्रा में हो जाता है, जिसे हम कैंसर कहते हैं। कैंसर कोई बीमारी नहीं है, बस सेल जो है जरूरत से ज़्यादा हो जाता है और ये
बीमारी के रूप ले लेता है जिसे हम कैंसर कहते हैं, लेकिन कैंसर सेल डिवीजन से ही होता है। अब देखो ये हो गया। अब पांचवा देखते हैं क्या है, ये तो भर गया। अब हम इसको मिटाने के बाद देखेंगे पांचवा क्या है। पांचवा है अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये ऊपर वाला मिटा देता हूँ, यहाँ लिखना ध्यान से कि ये पांचवा है। पांचवा जिसे कहेंगे हम अंतःप्रद्रव्य जालिका, उसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतः प्रद्रव्य जालिका, इंग्लिश में कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लियो। गोल्जी बॉडी को भी मिटा देते हैं ताकि स्पेस बन जाए। अब देखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। तारक का सेंट्रोसोम लिखा गया। अब देखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। यहाँ लिख देते हैं कि इसमें क्या क्या पाया जा रहा है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होते हैं। एक चित्र बनाते हैं छोटा सा, मान लो कि ये है दो प्रकार के, यही रहता है दो भागों में बटा हुआ रहता है। एक क्या होता है ना, खुरदरा होता है, एक खुरदरा होता है और दूसरा पार्ट जो होता है इसका स्मूथ होता है, चिकना। यह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ध्यान से देखना। एक खुरदरा होता है और एक चिकना होता है। तो ये जो चिकनी भाग है इसमें बसा पाया जाता है। बसा वैसे भी चिकनी होती है, बसा पाया जाता है। जो चिकनी भाग है उसमें बसा पाया जाता है। मात्रा में गलत हो सकता है, इसको इग्नोर करना, क्योंकि ये साइंस का क्लास है, हिंदी का क्लास नहीं। बसा, तो बसा जो है ये पूछा जाएगा कि बसा जो है जो कौन बनाता है, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। इसको क्या कहा जाता है, SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो है ये प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, प्रोटीन, प्रोटीन। ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ, खुरदरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ध्यान रखना, जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बसा बनाती है, और जो खुरदरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन बनाता है। अब इसको लिख लो, फिर मैं बताता हूँ अगला स्लाइड। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रहे थे, अब नीचे मिटाएं, राजधानी को मिटाते हैं। चलो कोई बताएगा राजधानी में कितना परसेंट पानी रहता है, राजधानी में कितना परसेंट पानी रहता है, कमेंट बॉक्स में बताना। अब देखो इसमें जो ये खुरदरा जो दिख रहा है ना, ये जो खुरदरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो रफ वाला भाग, ये जो खुरदरा, ये वास्तव में ये राइबोसोम होता है। राइबोसोम होता है। ये राइबो से बताए थे, ये वाला इसमें खुरदरा था। बताए थे कि ये जो खुरदरा है यही क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम जो क्या करता है, राइबोसोम जो क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण। देखो राइबोसोम जो इसका कार्य क्या है, प्रोटीन निर्माण करना। राइबोसोम का काम है प्रोटीन निर्माण करना। अब ये राइबोसोम दो प्रकार के होता है, राइबोसोम दो प्रकार के होता है, एक 70S 80S। अब देखो ये दोनों क्या है,
हम पिछले क्लास में बहुत अच्छे से बताए थे 70s क्या है और 80s क्या है। दोनों में अंतर क्या है, ये जो है ये प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक, और ये यूकैरियोटिक है। अब देखो ये प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक अपने आप में ही बहुत बड़ा ये चैप्टर नहीं कह सकते, बहुत बड़ा टॉपिक है ये अपने आप में। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन हम पिछले अध्याय में भी इसके बारे में बताएं प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है। सीधी सी बात समझो कि प्रोकैरियोटिक जो है ये इसमें केंद्रिका नहीं होता है, केंद्रिका झिल्ली प्रोकैरियोटिक में होता ही नहीं, और ये बहुत छोटा है, इसलिए नगर आंखों से हम देख ही नहीं सकते बिना माइक्रोस्कोप के, और ये एक कोशिकीय होता है। और इसमें क्या है यूकैरियोटिक, ये एक कोशिकीय भी होता है, बहुकोशिकीय भी होता है, और सबसे बड़ी बात इसमें केंद्रिका झिल्ली होती है। तो इतना समझ के रखना है कि प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है। तो राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। अब हम पढ़ेंगे केंद्रक। केंद्रक क्या है, राइबोसोम जो होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही ऊपर ऐसे लगा रहता है। राइबोसोम लिखते हैं क्या क्या पाया जाता है इसमें राइबोसोम। अब पढ़ते हैं न्यूक्लियस, इसको मिटाते हैं, अब पढ़ते हैं न्यूक्लियस। तो अब है 9 नंबर में क्या, केंद्रक, केंद्रक जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अब केंद्रक पढ़ेंगे। केंद्रक में तो पाया क्या क्या जाता है, सबसे पहले देखिए केंद्रक का खोज किसने किया, ये क्वेश्चन बराबर आते रहता है। केंद्रक का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक में दो चीज पाया जाता है, पहला लिखे क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, जो ये क्रोमोसोम है ये 80% पाया जाता है केंद्रक में। और दूसरा है डीएनए, डीएनए तो सुने होंगे आप सब, डीएनए ये 10% पाया जाता है, और अन्य पदार्थ ये भी 10%, 80 10 90 और 10 100। तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये जो न्यूक्लियस है यही न्यूक्लियस है। तो ये जो न्यूक्लियस है ना, इसका कार्य क्या है, ये एक तरह से ना जिस प्रकार से मानव का मस्तिष्क जो होता है उसी प्रकार से ये न्यूक्लियस का पूरा कोशिका का मस्तिष्क है न्यूक्लियस। ये पूरे कोशिका में जितने भी चीज है ना सबका नियंत्रण करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये सब जो राजधानी वगैरह में जो पानी स्टोरेज सही से है कि नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन वसा बना रही है कि नहीं बना रही, तो ये सारा देख रेख न्यूक्लियस करता है। इसलिए एक चीज और लिखना है, जो केंद्रक है, केंद्रक इसे कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं, कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं, कहते हैं। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो न्यूक्लियस का कहते हैं। अब एक और लास्ट टॉपिक पढ़ना है लाइसोसोम। जो ये लाइसोसोम पढ़ना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइसोसोम, क्योंकि लाइसोसोम के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और लाइसोसोम का बहुत अहम भूमिका होती है इस कोशिका में। इसे मिटाते हैं, अब देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम ये देखते हैं। लाइसोसोम, एक छोटी सी बात लिखना है, लाइसोसोम की खोज किसने की है, तो डी डुवे ने लाइसोसोम का खोज किया। ये ध्यान रखना है कि लाइसोसोम का खोज किसने किया है, तो डी डुवे ने लाइसोसोम का खोज किया है। अब लाइसोसोम का कार्य क्या है ये समझो। लाइसोसोम जो है ना, लाइसोसोम जो है ये क्या करता है ना, जब ये सारी कोशिकाओं में से कोई भी कोशिका सब अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ये कोशिका मृत हो गया, तो हमारे शरीर में जहाँ भी मृत हो गया ना वो पड़े के पड़े सड़ते गलते रहेगा। इसलिए ये लाइसोसोम का काम क्या है ना, ये जब देखेगा कि कोशिका सही से काम नहीं कर रही, कोशिका वर्क नहीं कर रही, तो अपने आप में फट जाता है, ये अपने आप को फाड़ लेता है पूरा। और इसके अंदर ये लाइसोसोम के अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। जो जल अपघटक एंजाइम है
वो इस प्रकार का इसको अपघटन का काम करता है, इसको जो सड़ने गलने से बचा के इसको समाप्त कर देता है। तो इसमें पाया क्या जाता है, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है जो सबको अपघटन करता है। इसलिए ये जो अपने आप फट जाता है उसके बाद सबको अपघटन कर देता है, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, की थैली कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये अपने आप को फाड़ देता है और सबको खत्म कर देता है। इंग्लिश में एटम बम, कोशिका का एटम बम है कौन, लाइसोसोम। अब पढ़ना है, छोटी सी बात है, नोट करके लिख लो ये बातें, 10 नंबर से है, नोट करके लिख लो। हमारे जो आरबीसी है इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, यहाँ नीचे लिखते हैं, नहीं पाया जाता है। तो हमारे आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। और एक चीज और जानने वाली बात क्या है कि ये जो आरबीसी है, आरबीसी मानव का जो ब्लड है इसका जीवन काल मात्र 120 दिन का होता है। अब बताओ, ये 120 दिन में मर जाता है आरबीसी, तो उसके बाद ये कहाँ जाता होगा आरबीसी, हमारे शरीर में अगर कहीं मर के पड़ा रहेगा तो सड़ते गलते रहेगा, वो जहाँ तक और खराबी करेगा, तो कहीं ना कहीं तो ये आरबीसी का निपटारा होता होगा, इसका अपघटन होता होगा। इसके लिए हमारे शरीर में एक अंग है जिसे कहते हैं प्लीहा, प्लीहा, ये प्लीहा, ये आरबीसी क्या करता है ना, इसी प्लीहा में जा करके अपना अपघटन करवाता है। तो इसीलिए इसको प्लीहा को ना आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं, आरबीसी को कब्रगाह कहते हैं। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं, प्लीहा। ये क्वेश्चन बराबर आते रहता है, आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं, तो प्लीहा का। नेक्स्ट अब अगले क्लास में, जय हिंद।